नमस्कार किसान भाइयों, खेती पर आधारित हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारियों से रूबरू कराते हैं। कृषि से जुड़े विषय से आपको एक एक जानकारियां हम प्रदान करते हैं और आज हम जानेंगे कि रबी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियों की बुआई करें और साथ ही पाली हाउस में सब्जियों की पौधशाला किस तरह से तैयार की जाए। किसान भाइयों, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है वीके सिंह जी आपका। और हम आपसे सबसे पहले यही जानेंगे, हमारे किसान भाइयों को आप यही बताइए कि रबी के मौसम की प्रमुख रूप से सब्जियां कौन कौन सी हैं। धन्यवाद सोनी जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि देखिए, सर्दी के मौसम में जो सब्जियां होती हैं उनका खेती कार्य करने के लिए सब्जियों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। उसमें यदि हम चुनाव करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें आपका टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, उसके बाद फिर आपका फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है, साथ ही साथ इसमें लहसुन है, प्याज है और आलू एक प्रमुख फसल है जिसका कि समय भी आ गया है, उसको हम लेते हैं इसमें जाड़े की सब्जियों की खेती के लिए। जी, और जैसा कि आपने बताया कि ये प्रमुख रूप से सब्जियां हैं, तो इसके बाद जो पाली हाउस में सब्जियों की पौधशाला तैयार की जाती है वो किस तरह से तैयार की जाती है सर, और उसके बाद उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, पाली हाउस तो सब्जियों का पौध तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, क्योंकि देखिए वहाँ पे किसी भी प्रकार के चाहे वातावरणीय परिस्थितियाँ हों, चाहे आपका वर्षा का समय हो, चाहे आपका तेज धूप का हो, तेज हवाओं का चलना हो, वह स्थान उपयुक्त होता है। इसलिए हम पाली हाउस को हम सब्जियों की खेती की पौध तैयार करने के लिए चुनाव करते हैं। जहाँ तक सवाल है पाली हाउस में सब्जियों के यदि हम पौध तैयार करते हैं तो वह कैसी होती हैं, वहाँ के लिए हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए कि वहाँ पे जो पौध होती है वह हमारी एक बराबर होती है, कीट व्याधियों से ज़्यादातर रहित होती हैं, उस पर जो किसी भी प्रकार का अन्य प्रभाव नहीं पड़ता है जिसके कारण कि वह खराब हो सके। तो किसान भाइयों को हमेशा ऐसे ही स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर कि उनकी पौध अच्छी हो और काफ़ी उपजाऊ हो, वैसे चुनाव करना चाहिए। जी बिल्कुल। और सर्दियों के जो मौसम रहता है उसमें भूमि किस तरह से तैयार की जाए, और जब तैयार की जा रही है भूमि किसान भाइयों द्वारा, तो वो किन बातों का ध्यान रखें ताकि जो रबी के मौसम की सब्जियां हैं वो अच्छी हो। भूमि का चुनाव करते समय सबसे पहले ध्यान तो यह देना चाहिए कि भूमि हमारी उचित जल निकास वाली, उसके बाद फिर हल्की बलुई दोमट मिट्टी हो जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के मध्य हो, तथा ऐसी उर्वरा शक्ति वाली भूमि हो जिसमें हमारे पौध की बढ़वार अच्छी हो और जल को संभरण करने की क्षमता भी अच्छी हो, साथ ही साथ उनका जो उत्पादन देने की क्षमता है उनमें सभी तत्वों की उपस्थिति हो। ऐसे भूमि का चुनाव करना चाहिए। जी, और पौधशाला का स्थान किस तरह से चयन करें। पौधशाला का जहाँ स्थान जब हम चयन करते हैं वह हमारा काफ़ी जैसे ऊंचा उठा हुआ स्थान होना चाहिए जहाँ पर कि पानी का भराव न होता हो। साथ ही साथ जो स्थान होता है उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनाते हैं, 1 मीटर चौड़ी और 3 से लेकर के अपने आवश्यकता अनुसार मीटर लंबी। उन क्यारियों पे लाइन से बुआई करते हैं हम इन बीजों को। जब वह पौधशाला हमारी 5 से 6 सप्ताह बाद जब तैयार होकर के पूर्ण रूप से हमारे मुख्य खेत में रोपित करने के लिए उपस्थित हो जाती है, तब हम उसको मुख्य खेत में लगा देते हैं। तो हमारी जो पौधशाला है वहाँ पे जल का भराव नहीं होना चाहिए, जल का निकास अच्छा होना चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, किसी अम्लीय या क्षारीय प्रकार का उसमें नहीं होना चाहिए तत्व। इस प्रकार की हम भूमि का चुनाव करते हैं पौधशाला के लिए। जी, और जब आपने जैसा कहा कि बीजों की बुआई की जाती है, तो बीजों की बुआई जब की जाती है तो किस तरह से चयन करते हैं और क्या सावधानियां बरती जाए। सबसे पहले तो बीजों का चयन करने के लिए हम सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए किसान भाइयों को। हमको जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से लेना चाहिए या कृषि विश्वविद्यालय से लेना चाहिए, कृषि महाविद्यालय से लेना चाहिए या कृषि विज्ञान केंद्र से, या नहीं तो फिर किसी प्रमाणित संस्था से बीजों को लेना चाहिए, क्योंकि बीज का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके उत्पादन पे 50% प्रभाव लगभग बीजों के चुनाव से ही निर्भर करता है। तो किसान भाइयों को हमेशा बीज को जो है किसी प्रमाणित संस्था से ही लेना चाहिए, जिससे कि उनका उत्पादन अच्छा से अच्छा हो और उनकी गुणवत्ता बनी रहे। रबी मौसम के अनुसार किसान भाइयों को बुआई कर रहे हैं अगर वो, तो प्रजातियों का कैसे चयन करें वो।
रबी मौसम के हिसाब से यदि किसान भाई लेते हैं तो सबसे पहले ऐसी प्रजातियां लें कि जो कि फसलों के हिसाब से, जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, तो इसमें टमाटर की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे अच्छी प्रजाति आपको अर्का रक्षक है, उसके बाद H86 है, ये है। यदि बैगन की बात करते हैं तो काशी संदेश है, उसके बाद फिर पंत सम्राट है, पंत ऋतुराज है, ये सब बैगन के हमारे रामनगर हरा है, यह सब ऐसी प्रजातियां हैं जो कि अधिक उत्पादन देती हैं। इसी प्रकार से मिर्च में यदि हम बात करते हैं तो फिर केटू है, इसी तरह से गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, सब में उनकी प्रजातियां निश्चित हैं जो कि सीजन वाइज हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। इस तरह से आलू में है तो आलू की यदि हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी प्रजाति है आपका कुफरी बादशाह, जो कि काफ़ी दिनों से चली आ रही है लेकिन अच्छा उत्पादन देती है। उसके बाद फिर चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, यह प्रजातियां जो आज के डेट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं। किसान भाइयों को इन प्रजातियों को प्रमुखता से ध्यान में दे करके उनको लेना चाहिए किसी भी संस्था से, ताकि उनकी उत्पादन पे कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। बिल्कुल। और पाली हाउस में सब्जियों की पौधशाला में सीड बेड कैसे तैयार किया जाता है? जब हम कभी भी पौधशाला के लिए सीड बेड का चुनाव करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पे गुड़ाई करके उसके बाद फिर मिट्टी को भुरभुरापन दम तैयार कर लेते हैं। उस मिट्टी में ये देख लेते हैं कि इसमें ज़्यादा न तो नमी होनी चाहिए, न तो ज़्यादा हमें उसमें वो सूखापन होना चाहिए। दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हम मिट्टी को तैयार करते हैं। साथ ही उसमें जो हमारी मिट्टी होती है किसी न किसी उसमें जैसे ट्राइकोडर्मा नामक एक हमारा फफूंदनाशक है, उसको मिला देना चाहिए। 4 ग्राम प्रति बेड के हिसाब से हम 3x1 मीटर के यदि बेड है तो 4 ग्राम प्रति बेड के हिसाब से हम मिला देते हैं। तो उससे हमारे किसी भी प्रकार के जो भूमि जनित रोग होते हैं वो हमारे पौध को नहीं लगते हैं, जिससे हमारी पौध होती है स्वस्थ होती है और रोग से रहित होती है, तो हमारा उत्पादन अच्छा होता है। जी बिल्कुल। वीके सिंह जी, रबी मौसम में आलू की खेती भी की जाती है, तो आप किसान भाइयों को क्या सुझाव देंगे अगर वो सब्जियों में आलू की बुआई करना चाहते हैं तो कैसे वो बुआई करें जिससे लाभ का धंधा उनके लिए बने? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, इस समय अक्टूबर के महीने में हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि आलू की खेती करें। जो अक्टूबर का तीसरा सप्ताह होता है उसमें हम आलू की बुआई करते हैं। उसमें 1 हेक्टेयर पे बुआई करने में लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्च आता है। ज़्यादातर उसमें जो हमारी क्रियाएं करते हैं उसकी गुड़ाई निराई ये सब करने में 40 से 50 हज़ार रुपये लग जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो बीज होता है, कंद का साइज होता है, उसको किसान भाइयों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसमें हमारे एक कंद को कम से कम 5 से 10 ग्राम का होना चाहिए। 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें बुआई करनी चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों की जब हमारी आलू की फसल लेनी हो तो कम से कम 2 से 3 जुताई करने के बाद जो अंतिम जुताई होती है उसमें 200 से लेकर 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, उसके बाद फिर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसके बाद फिर 80 किलोग्राम फास्फोरस, उसके बाद 50 किलोग्राम पोटास, इसकी मात्रा को मिलाएं। और साथ ही साथ ध्यान रखें जो हमारा नाइट्रोजन है उसकी मात्रा 2/3 भाग ही केवल मिलाएं, बाकी शेष मात्रा आलू को जब सिंचाई पहली बार करते हैं उसके बाद हम उसमें दें। जब 15 से 20 दिन बीत जाता है तो उसमें एक हल्का नाइट्रोजन का डोज दें और जब कंद बनने लगते हैं उस समय दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक अच्छी पैदावार होती है किसान की आवश्यकता के अनुसार। तो किसान भाइयों के लिए हमेशा प्रजातियों का सही चुनाव करते हुए आलू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त समय है। किसान भाई आलू पर विशेष ध्यान दें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। मार्केट भी इस समय अच्छा है। किसान भाई देख रहे होंगे कि इस समय लगभग 20 से 25 रुपये किलो आलू बिक रहा है। यदि उत्पादन करके वो कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित कर लेते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ होगा। बिल्कुल अत्यधिक लाभ होगा। किसान भाई हमारे एक्सपर्ट की ये सलाह मानेंगे तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर,
सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है किसान भाइयों। हम चर्चा कर रहे हैं कृषि दर्शन के इस बेहद खास कार्यक्रम में रबी के मौसम में सब्जियों की बुआई और पाली हाउस में सब्जियों की पौधशाला किस तरह से तैयार करें। अब हम जानेंगे कि रबी के मौसम में गढ़ाई किस तरह से की जाती है, कितने दिनों में करें सर। दरअसल निराई गुड़ाई की जहाँ तक सवाल है, आप देखे होंगे कि जो भी हमारी सब्जियाँ होती हैं लगभग 20 से लेकर के 30-40 दिन के बाद उसमें हम खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए साथ साथ उसमें वायु संचार को बनाए रखने के लिए हम निराई गुड़ाई करते हैं। इससे हमारे उपज पे प्रभाव पड़ता है। जैसे जो भी हमारी भूमि के अंदर, चाहे वह गाजर हो, चाहे मूली हो, चाहे सलजम हो, चाहे आलू हो, यदि उनको हम एक बार निराई गुड़ाई कर देते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, तो उससे हमारे उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। खास तौर से जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे आपका पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, तो लगभग 30 दिन के बाद, 30 से 40 दिन के बाद उसमें हल्की मिट्टी उसकी जड़ों के पास चढ़ा देते हैं। उससे चढ़ाने से क्या होता है कि उनमें जो उनका आकार है वह अच्छा आता है और उनमें उपज भी बढ़ जाती है। जी, और वास्तविक विधि से अगर पाली हाउस में सब्जियों की पौधशाला को अगर तैयार करना है तो वो किस तरह से की जाती है? यदि वास्तविक रूप से तैयार किया तो सबसे पहले हम पूरे पाली हाउस को अपने आवश्यकता के अनुसार देख लेंगे कि हमको कितने एरिया में हमें लगाना है सब्जियों को। साथ ही साथ हमारे पास पाली हाउस का कितने स्क्वायर मीटर का है, 300 स्क्वायर मीटर का है कि 500 स्क्वायर मीटर का है, उसकी लेंथ विड्थ कितनी है, उसके हिसाब से हम तैयार करते हैं। जो भी उसमें हम अगर 2 विधियाँ हैं, देखिए, एक तो हम सीड बेड पे भी बीजों को बुआई कर सकते हैं, दूसरी चीज़ है पोर्टेबल ट्रे आजकल आ रही हैं, उनमें भी हम करते हैं। तो उनमें हम अब बीजों को एक एक करके बो देते हैं और सीधे हम उनको मुख्य खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस प्रकार से हम बीजों को उसमें तैयार करके पौधशाला को लगभग 30 से 40 दिन बाद या कल 5 से 6 सप्ताह बाद हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है और वह एक बराबर होती है। किसी भी मौसम में, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी सीजन के लिए वर्ष भर उत्पादन देने के लिए हमारी पौधशाला के लिए पाली हाउस उपयुक्त होता है। इसीलिए हम उसको सलाह देते हैं किसान भाइयों को, यदि न बड़ी पॉली हाउस बना सकें तो कम से कम लो टनल पॉली हाउस को ही उपयोग कर लें। कैसे बनती है ये? लो टनल पॉली हाउस ज़्यादातर उसका 1 से 1.25 मीटर उसका चौड़ाई होता है, 3 मीटर तक उसकी लंबाई होती है। उसके बाद फिर जो आयरन के हुक होते हैं उनको लगाते हैं, पॉलीथीन को उसके ऊपर से एक बिछावन के रूप में बिछा देते हैं और आप देखते हैं कि उस छोटी सी एरिया में 3x1 मीटर के हिसाब से एक छोटे किसान के लिए 1 एकड़ के लिए इस तरह से अगर 3 पॉली हाउस बना लेता है उसके लिए सब पर्याप्त होता है। ज़्यादातर एक लो टनल पॉली हाउस बनाने में 8 से 10 हज़ार रुपया खर्चा आता है, तो किसान के लिए ना के बराबर है, वो उसको मैनेज कर लेता है और उसको सुविधा भी रहती है, बजाय कि बड़ा पॉली हाउस होता है उसको मेंटेन करना। लाभ क्या होता है पॉली हाउस से? पॉली हाउस से मुख्यतः लाभ यदि देखा जाए तो सबसे पहला तो लाभ ये है कि हम किसी भी मौसम में, चाहे बताए ना आपसे, चाहे कोई भी सीजन हो, उसमें हम वर्ष भर उत्पादन ले सकते हैं, चाहे प्रोडक्शन के रूप में, चाहे नर्सरी के रूप में। नर्सरी ऐसा विधा है कि जिसमें कि हम किसान भाई को यदि व्यावसायिक स्तर पर यदि लें, व्यवसाय के रूप में यदि किसान भाई लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हम 1 हेक्टेयर की नर्सरी हम एक छोटे से पॉली हाउस में बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं और उनको लगभग 500 स्क्वायर मीटर से साल भर में 3 से 4 लाख रुपया की प्रॉफिट हो जाती है। उसके बाद कम लागत लगती है और आप देखें कि जो नर्सरी तैयार होती है वो एक बराबर होती है, उसमें कोई भी कीट जल्दी प्रवेश नहीं कर पाता है पॉली हाउस में, क्योंकि वातावरण वहाँ नियंत्रित होता है। वहाँ चाहे वर्षा का प्रभाव हो, चाहे किसी भी वातावरणीय प्रभाव हो, वह उसमें किसी प्रकार से किसी भी नर्सरी को प्रभावित नहीं कर पाता है, जिससे हमारी पौध होती स्वस्थ होती है और अधिक उत्पादन देने वाली होती है। और नर्सरी में उत्पादन किस तरह से किया जाता है? नर्सरी में उत्पादन जो हम करते हैं वह बेसिकली उसका 1-2 विधि है। एक तो हमको सीजन का ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही साथ वहाँ पे किसानों की मांग किस पे है। यदि हम किसान के वहाँ पे ज़्यादातर लोग, क्या होता है, कोई एरिया किसी फसल विशेष के लिए वहाँ पर जाना जाता है। जैसे
हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में कुछ एरिया है जहाँ पर कि केवल मिर्च के लिए बहुत फेमस है। जी। तो वहाँ पे मिर्च की पौध स्वाभाविक है कि वहाँ पे उसकी नर्सरी काफ़ी लाभदायक होगी। यदि कोई किसान यदि उसकी मिर्च की नर्सरी लगा करके यदि उसको बेचना चाहता है तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही साथ मिर्च की वहाँ पे मार्केट है, मिर्च की वहाँ पे लाभ है। वैसे ही मालवा रीजन में देखा जाए, मालवा रीजन में भी मिर्च का आप वहाँ पे हरी मिर्च भी बेचते हैं, साथ साथ सूखी मिर्च का भी बहुत प्रचलन है। उन प्रजातियों को चयन करके उस मिर्च की पौधशाला यदि तैयार करता है किसान किसी भी पॉली हाउस में, नेट हाउस में, तो वह काफ़ी लाभदायक होती है। जी। और सर आप हमें ये भी बताइए कि रबी के मौसम में अगर सब्जियों की बुआई कर दी है तो उसे पाले से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करें? सही बात है। देखिए, किसान भाई पूरी लागत के साथ सब्जियों की खेती करता है, लेकिन कहीं न कहीं जा कर के वहाँ पे ऐसी स्थिति आती है जिसमें उसका बस नहीं चलता है। खास तौर से देखा जाए जो दैवीय प्रकोप है, जिसमें पाला पड़ना, आंधी आना, तूफान आना, एकाएक वर्षा का होना, उसमें से पाले का प्रभाव जो है सर्दी के मौसम में बहुत ही घातक होता है। इसका मैंने खुद प्रभाव देखा है। तो इससे किसान भाइयों को हमें सबक लेना चाहिए कि क्या हम सावधानी बरतें कि हमारा जो है पौधा किसी भी प्रकार से नष्ट न हो। सबसे नंबर एक बात किसान भाई को कोई भी फसल हो, चाहे टमाटर हो, चाहे बैगन हो, चाहे मिर्च हो, चाहे कोई भी फसल हो, तो इन सब्जियों की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए जी। नंबर एक बात। दूसरी बात कि वह कोई भी किसान है खेत के चारों तरफ उसके हल्का अंगीठी से धुआं करे। धुआं करने से भी क्या होता है कि तापमान में परिवर्तन होता है और वह पौधा हमारा नष्ट होने से बच जाता है। तीसरी बात, उसको किसान को पौधों के नीचे एक बिछावन के रूप में सूखी घास को या पुआल को बिछा देने से भी हमारा भूमि का जो तापमान है वह नियंत्रित होता है, जो कि पौधों को मरने से बचाता है। चौथी बात, यदि हमारा कोई पौध है या कोई एक प्लांट है तो उसके ऊपर हम एक छाया के रूप में हम किसी पॉलीथीन से या किसी पुआल से यदि ढक देते हैं तो उसमें जो ओस है वो डायरेक्ट पौधे के ऊपर नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता और पौधा मरने से बच जाता है। इन सब हमारी क्रियाओं करने के बाद भी यदि पाले का प्रभाव ज़्यादा पड़ने की संभावना है, आजकल मौसम वैज्ञानिक फोरकास्टिंग होती रहती है किसान भाइयों के लिए एक सप्ताह पूर्व, और बता दिया जाता है कि आप क्या सावधानी बरतें। तो उसमें यदि इनके बावजूद भी यदि हमारा नष्ट होता है तो उसमें हमें किसान भाइयों को पादप हार्मोन का सहारा लेना चाहिए। इसमें KNO3 नामक एक हमारा पादप हार्मोन है, यदि उसका छिड़काव हम पौधों पे कर देते हैं तो उससे भी हमारा पौधा बच जाता है और पाला से नष्ट होने से पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। बिल्कुल। तो ये सावधानियां अगर हमारे किसान भाई रखेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो सब्जियां हैं वो पाले से बच जाएगी। तो किसान भाइयों, आज हमने रबी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां की बुआई करें ये जाना, साथ ही पाली हाउस में पौधशाला के बारे में भी हमने जानकारी ली। बहुत बहुत शुक्रिया विकी जी, आपने हमारे कार्यक्रम में वक्त निकाला। तो किसान भाइयों, आज हमने रबी के मौसम में जाना कि कौन कौन सी सब्जियों की बुआई करें, साथ ही पाली हाउस में पौधशाला तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। आइए अब चलते चलते देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छोटे किसानों को भी होगा लाभ, मध्य प्रदेश में बनेगा जैविक बीज फार्म, IAF उपयोग में प्रदेश अव्वल, धान की समस्या का समाधान, समर्थन मूल्य पर बेचे खरीफ फसल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। श्री तोमर ने कहा है कि इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी और बाजारों तक किसानों की पहुंच बनाने की दिशा में काम कर रहा है, जिससे वे वर्तमान और भविष्य के संकटों का सामना करने में सक्षम बन सकेंगे। भारत छोटे और सीमांत किसानों को समूहों में संगठित करके कृषि स्टार्टअप और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश को लगातार बढ़ावा दे रहा है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फसल बीमा कार्यक्रम शुरू किया गया है। साथ ही कृषि का डिजिटलीकरण करके उसे सुविधाजनक बनाया गया है। स्मार्ट कृषि पद्धतियों को विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि परियोजना में नवाचार शुरू किया गया है। श्री तोमर ने कहा है कि भारत कठोर जलवायु परिस्थितियों के साथ साथ उनके पोषण मूल्य
के प्रति बाजार के बाजरे की विशेषता को देखते हुए बाजरे की खेती को बढ़ावा दे रहा है। बाजरा के इन गुणों को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बनेगा जैविक बीज फार्म। इसका शिलान्यास केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इसके शुरू होने से मध्य प्रदेश के किसानों को तिलहन के नए जैविक बीज उपलब्ध हो सकेंगे। इस फार्म से किसान आधुनिक पद्धतियों से अवगत होंगे, उन्हें उच्च उपज देने वाले बीज मिलेंगे, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर सुधरेगा। इस अवसर पर श्री तोमर ने बताया कि केंद्रीय सरकार ने मुरैना में जैविक बीजों के उत्पादन के लिए बीहड़ क्षेत्र में भूमि सुधार करके फार्म स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय को मुरैना के 4 गांवों में 885.34 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय ने मुरैना में जैविक बीजों के उत्पादन के लिए फार्म विकसित करने की जिम्मेदारी एनएसपी को सौंपी है। कृषकों को यहां बीज उत्पादन की नवीनतम तकनीक सीखने को मिलेगी। एनएससी के विशेषज्ञों द्वारा स्थानीय व प्रदेश के किसानों को ट्रेनिंग के जरिए नवीनतम बीज उत्पादन तकनीक सिखाई जाएगी। कार्यक्रम में श्री तोमर ने किसानों को बीज वितरण भी किए। कृषि अवसंरचना निधि IAF के उपयोग में मध्य प्रदेश पूरे देश में अव्वल है। यह जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इंदौर में हुई कृषि अवसंरचना निधि विषय पर आयोजित कार्यशाला में दी। उन्होंने बताया कि इस योजना में किसानों को अनुदान युक्त लोन दिया जाता है। श्री पटेल ने बताया कि देश में कृषि अवसंरचना में सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना चलाई जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है, जिसमें से प्रदेश को 7,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ की वित्तीय सुविधा मिलनी है। कृषि मंत्री ने बताया कि योजना के माध्यम से किसान, कृषि से जुड़े उद्यमी, कृषि उत्पादकता समूह, स्वयं सहायता समूह सहित स्टार्टअप, पैक्स आदि जो भी अधोसंरचना निर्माण के लिए बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 2 करोड़ की सीमा तक ऋण पर 7 साल के लिए 3% प्रति वर्ष ब्याज की छूट होगी। कृषि अवसंरचना निधि से लाभान्वित होने के लिए पंजीयन करवाना अनिवार्य है। इन दिनों प्रदेश में धान के खेतों में जलभराव सहित फसल की बीमारियों से किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता ने किसानों को कुछ आसान से उपाय बताए हैं। डॉक्टर गुप्ता का कहना है कि सबसे पहले किसान तो खेतों से पानी निकासी का उचित प्रबंधन करें। अत्यधिक पानी के कारण जब धान की बालियां निकलती है तब बालियां बदरंग हो जाती हैं। यह एक सूक्ष्म अष्टपादी जैव पेनिकल साइट के कारण होता है। इससे बाली कत्थई बदरा युक्त हो जाती है। पत्तियों के नीचे काफी संख्या में रहकर ये बालियों का रस चूसते रहते हैं, जिससे इनमें दाना नहीं भरता। इसके लिए समय समय पर पौधों को उचित प्रबंधन किया जाना जरूरी है। जल्द ही खरीफ सीजन की अलग अलग फसलों की कटाई शुरू होने वाली है। ऐसे में किसानों को इन फसलों का उचित भाव मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा इन फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने धान तथा अन्य खरीफ फसलों को बेचने के लिए पंजीयन शुरू कर दिया है। पंजीयन के बाद ही किसान मंडियों में यह उपज बेच सकते हैं। खरीफ फसलों की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दी जाएगी, जिसके तहत धान के लिए 2,040 रुपए प्रति क्विंटल, धान के लिए 2,060 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,350 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार 2,970 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार 2,990 रुपए क्विंटल, अरहर व उड़द के लिए 6,600 रुपए प्रति क्विंटल NSP निर्धारित किया गया है। राज्य के किसान के मूल्य समर्थन योजना का लाभ लेने के लिए 15 अक्टूबर 2022 तक पंजीयन करा सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान खरीफ फसलों के पंजीयन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं। अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।